हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन और साथ में ये भी जानेंगे कि हम लैंड को डिग्रेड होने से कैसे रोक सकते हैं। एक्चुअल में लैंड होती क्या है? लिथोस्फीयर, हार्ड सरफेस ऑफ द अर्थ जिसके ऊपर हम रहते हैं उसको हम लैंड बोलते हैं। ये जो लैंड है अदर सभी रिसोर्सेज का एक मदर रिसोर्स कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी 95% जो नीड्स हैं वो सारी, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सारा हमें लैंड से मिलता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो लैंड है इट इज ए मदर रिसोर्स ऑफ ऑल अदर रिसोर्सेज। अब हम देखते हैं लैंड डिग्रेड होती कैसे है। वैसे देखा जाए तो लैंड को डिग्रेड करने के लिए ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल एक्टिविटीज दोनों अपना रोल प्ले करती हैं, लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं ये ज्यादा रोल प्ले करती हैं। कैसे? ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डिग्रेडेड द लैंड। कैसे कर दिया? एग्रीकल्चर करते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड को यूज करते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं, माइनिंग करते हैं, डैम्स बनाते हैं। इन सारी एक्टिविटीज में लैंड है वो डिग्रेड होती चली जाती है। और साथ में हम ये भी करते हैं, ऑल्सो एग्रेव द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू द लैंड। एग्रेव का मतलब होता है उसको स्पीड अप करना, पेस का मतलब होता है स्पीड, यानी कि हमने जो नेचुरल एक्टिविटीज थी उनको भी स्पीड अप कर दिया अपनी एक्टिविटीज के कारण। कैसे? जैसे माउंटेन्स के ऊपर बारिश होती है तो उस बारिश में जो माउंटेन्स से जो सोयल है, सेडिमेंट्स हैं, वो पानी के साथ फ्लो करना शुरू कर देते हैं। यदि हम वहां पर फॉरेस्ट कवर को काट देंगे, यानी कि जंगलों को काट देंगे, तो जो पानी के साथ मिट्टी बहती है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसी तरह और भी एक्टिविटीज हैं जहां पर हमने क्या किया, जो नेचुरल फोर्सेस थी उसको एनग्रेव कर दिया, उसकी हमने स्पीड को बढ़ा दिया। अब देखते हैं डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड क्या होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर भी उतना ही सिंपल है। जब हम लैंड की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों या दोनों में से किसी एक को कम कर देते हैं हमारी एक्टिविटीज के कारण, तो हम कहते हैं कि लैंड डिग्रेड हो गई। डिक्रीज इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लैंड इज नोन एज द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। यहां मैंने सोयल का प्रोफाइल बनाया है, इसको समझेंगे लैंड डिग्रेड कैसे होती है। जो सोयल है इसको हम 4 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। जो सबसे नीचे होता है उसको हम पेरेंट बेड रॉक बोलते हैं। उसमें होता क्या है, यहाँ पर ज्यादातर जो लेयर है रॉक्स की हार्ड मिलेगी। इससे ऊपर वाला सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक पार्टिकल, इसका मतलब यहाँ पर रॉक्स भी मिलेंगी और थोड़ी बहुत मिट्टी मिलनी शुरू हो जाती है। और तीसरी लेयर है, यहाँ पर आधी सॉइल मिलेगी और आधे रॉक्स मिलेंगे। जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है जिसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं, वेजिटेशन इसी में ग्रो करती है और जितनी भी जो प्रोडक्टिविटी है सॉइल की मैक्सिमम यहीं मिलेगी और यहीं पर आपको ह्यूमस मिलेगा। ह्यूमस क्या होता है? प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, जब उनकी डेथ होती है तो यहीं पर डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। डिकम्पोज होने से यहाँ जो टॉप सोइल है इसकी फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। तो हम देखते हैं यहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी कैसे घट सकती है। मान लो बारिश के दिनों में ऊपर वाली जो लेयर है ये पानी के साथ फ्लो कर जाए, बह जाए, तो हम कहेंगे यहाँ पर इसकी जो क्वांटिटी है कम हो गई। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? जब जो ये सॉइल है इसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है तो हम कहते हैं सॉइल की क्वालिटी डाउन हो गई, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। वैसे तो लैंड को डिग्रेड करने के 2 रीजन है, ह्यूमन कॉजेज एंड नेचुरल कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज वे एक्टिविटी जिनके कारण लैंड डिग्रेड होती है, कौन सी है? जैसे डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, industrial waste, insecticide and pesticides, smoke from the industries and vehicles, construction of roads, railways, dams, brick making etc. इन सभी एक्टिविटीज को जब हम करते हैं तो नेचुरली सी बात है लैंड डिग्रेड होती है। इसी तरह कुछ नेचुरल एक्टिविटीज हैं जिनके कारण लैंड डिग्रेड होती है, जैसे फ्लड्स, ड्रॉट, वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक्स, एक्सपेंडिंग ऑफ डेजर्ट्स यानी डेजर्ट्स का फैलना, इरोजन ऑफ कोस्टल एरिया, जो सी वेव्स हैं उसके कारण जो कोस्टल एरिया है उसका जो कटाव होता है तब भी लैंड डिग्रेड होती है। मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस, इससे क्या होगा, जो कोस्टल एरियाज है वो पानी के नीचे सबमर्ज हो जाते हैं। तो यहाँ हमने कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन देखा। अब हम यहाँ पर देखेंगे
कि इंडिया के किस एरिया में किस एक्टिविटी के कारण लैंड डिग्रेड होती है। सबसे पहले देखते हैं माइनिंग। माइनिंग ज्यादातर वहीं होगी जहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं। जो छोटा नागपुर प्लेटू है उसके आसपास माइनिंग ज्यादा है। वहां पर किसी टाइम में जो फॉरेस्ट कवर था काफी डेंस था। मिनरल्स को जमीन से निकालने के लिए हमने वहां से पहले फॉरेस्ट को क्लियर किया और फिर माइनिंग एक्टिविटीज को करना शुरू कर दिया। स्टेट्स हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, ओडिशा, और यहाँ पर माइनिंग के कारण डिफोरेस्टेशन होता है, और जहां डिफोरेस्टेशन हो गया वहां पर लैंड डिग्रेड अपने आप होनी शुरू हो जाती है। अब देखते हैं ओवर इरिगेशन, यानी कि वे एरिया जहां पर हमने जो अपने खेत हैं उनके अंदर ओवर इरिगेशन की, जो कैनाल्स का वाटर था या जो रिवर्स का वाटर था, उससे क्या होता है, इस पानी के अंदर सैलिनिटी होती है, नमक की मात्रा ज्यादा होती है, और जब ये पानी बार बार हम अपने खेतों में डालते हैं जो लैंड है उसकी एल्कलिनिटी या सैलिनिटी बढ़ जाती है। कौन से स्टेट हैं, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और इसके कारण वाटर लॉगिंग की समस्या बनती है, और वाटर लॉगिंग से सैलिनिटी और एल्कलिनिटी जमीन के अंदर बढ़ जाती है। सीमेंट एंड अदर सिमिलर इंडस्ट्री, कहने का मतलब वे इंडस्ट्री जब किसी चीज को प्रोसेस करती है, यानी कि रॉक पार्टिकल्स को, सैंड को, तो एयर में चारों तरफ डस्ट उड़ने लगती है, और ये डस्ट कहीं ना कहीं जब जमीन के ऊपर सेटल होती है तो वेजिटेशन कवर को ढक लेती है। पेड़ पत्तों के ऊपर ये जो डस्ट है उसका जो फूड बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको ये रोक देती है। डस्ट इन द एयर एंड ऑन द लैंड मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, यानी कि हमारे कंट्री के कई पार्ट्स के अंदर ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो हवा में डस्ट को उड़ाती रहती हैं और उसके कारण लैंड डिग्रेड होती रहती है। नेक्स्ट देखते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, यानी कि इंडस्ट्रीज में जब हम किसी चीज को बनाते हैं तो कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है, और उस वेस्ट को लोग क्या करते हैं, या तो खुले में फेंक देंगे या पानी में फेंक देते हैं। रिवर्स में जब उसको फेंका जाता है तो रिवर की जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है। अगर रिवर नहीं होती तो कहीं आसपास उस पानी को डंप कर देते हैं। वो जो डंप किया हुआ पानी जिसके अंदर केमिकल्स होते हैं या तो अंडरग्राउंड वाटर में जाएगा या फिर लैंड को डिग्रेड करना शुरू कर देगा। इंडस्ट्री एफ्लुएंट, रिवर्स और वाटर लॉगिंग की समस्या आती है। अंडरग्राउंड वाटर को भी ये प्रभावित करता है। इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, ये एग्जांपल मैं कई बार दे चुका हूं। जब हम अपने खेतों के अंदर एक लिमिट से ज्यादा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को यूज करते हैं, वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का जो पॉइजन होता है पानी में घुलकर कुछ तो जमीन के अंदर बचा रहेगा और कुछ अंडरग्राउंड वाटर में जाकर मिल जाता है। इससे लैंड भी डिग्रेड होती है और जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है वो भी डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। इसके कारण लैंड और वाटर दोनों डिग्रेड होती हैं। अब देखते हैं ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है। ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या है, लैंड एरिया थोड़ा होता है और जो नंबर ऑफ कैटल्स हैं वो ज्यादा होते हैं, यानी कि जो फोडर है घास कम होगा और जानवर ज्यादा होंगे। उस कंडीशन में एनिमल्स ग्रास को रूट के समेत खा जाते हैं, और जब ग्रास की रूट खत्म हो जाती है, जब कभी अगली बार बारिश आएगी तो उसमें जो ग्रास जर्मिनेट होती है, जो घास उगती है, उसका वॉल्यूम कम रहता है। इसको ओवर ग्रेजिंग बोलते हैं। ओवर ग्रेजिंग जनरली उन एरियाज में ज्यादा पाई जाएगी जहां पर लोग एनिमल रियरिंग करते हैं। अब क्वेश्चन आता है, इंडिया के किन किन स्टेट्स में एनिमल रियरिंग ज्यादा की जाती है। सीधा सा आंसर है, जिस स्टेट के अंदर या तो जो लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो या फिर पानी की कमी हो, तो लोग जानवरों को पालकर दूर दूर तक उनको ग्रेजिंग करवाने ले जाते हैं। ऐसी स्टेट इंडिया में कौन कौन सी हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब लास्ट में हम स्टडी करेंगे जो लैंड डिग्रेडेशन है इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो हम देखेंगे जितने भी जो कॉजेस थे इन सभी को रोक देंगे तो लैंड डिग्रेडेशन होना उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट एफोरेस्टेशन, हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को लगाना चाहिए। सेकंड पॉइंट प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग ग्राउंड्स, यानी कि अगर ग्रेजिंग ग्राउंड छोटा है तो वहां पर जो नंबर ऑफ एनिमल्स हैं जो ग्रेजिंग करते हैं उनको भी कम रखना चाहिए ताकि ओवर ग्रेजिंग ना हो। थर्ड पॉइंट है फॉरेस्ट कवर आफ्टर माइनिंग,
कई बार हम देखते हैं लोग मिनरल्स को जमीन से निकाल लेते हैं माइनिंग के प्रोसेस से, और लास्ट में जब वो मिनरल वहां खत्म हो जाता है तो उस एरिया को एज इट इज छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए कि माइनिंग के बाद उस एरिया को फॉरेस्टेड एरिया बना देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, शेल्टर बेड्स ऑफ ट्रीज। हम जितने ज्यादा ट्रीज लगाएंगे अलोंग द रोड्स, अलोंग द कैनाल्स, अलोंग द फार्म्स, यानी कि जहां पर भी आपको ट्री को लगाने की जगह मिलती है वहीं ट्री को लगा दे और एक बेल्ट में लगाएं, एक लाइन में लगाएं। उससे क्या होगा, लैंड को हम काफी हद तक डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव हिली और माउंटेनियस एरियाज के अंदर ये बेल्ट वाला सिस्टम होता है। फिफ्थ है ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस इन द सैंडी रीजन्स। हम सबको पता होना चाहिए जो डेजर्ट्स हैं वो फैलते जा रहे हैं, हवा के साथ जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे अपने एरिया को बढ़ा रहे हैं। इन फैलते हुए डेजर्ट्स को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम जो थॉर्नी बुशेस हैं जो है उनको तो काटे नहीं, और जो खाली एरियाज हैं जहां पर लगता है कि हम इन बुशेस को ग्रो करवा सकते हैं वहां पर हमें थॉर्नी बुशेस को लगवा देना चाहिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज। यदि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को बढ़िया बना ले, साउंड बना ले, यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बनाए ताकि लोग लैंड को डिग्रेड ना करें, तो नेचुरली बात है लैंड का जो डिग्रेडेशन होने का जो रेट है उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लास्ट में देखेंगे जनरल अवेयरनेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक हम सभी लैंड को डिग्रेड होने से बचाएंगे नहीं, यानी कि हम सबको पता होना चाहिए कि लैंड डिग्रेडेशन के क्या नेगेटिव रिजल्ट्स निकलते हैं और हमें हर हालत में लैंड को डिग्रेड होने से बचाना है, तो ही हम अच्छे से लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स।